हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है विधानसभा विधान परिषद। मैंने पूरा पार्लियामेंट विद टॉपिक वाइज कवर किया है, आप प्लीज़ जाके देखिए। और इसके बाद हम जुडिशरी स्टार्ट करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 163, 164, 167 टॉक अबाउट स्टेट लेवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो पोजीशन होती है चीफ मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्टेट लेवल पे, वही पोजीशन होती है पीएम की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर। मतलब कि जो वो काम करते हैं सेंट्रल लेवल पे, वही ये काम करते हैं स्टेट लेवल पे। तो पोजीशन क्या होगी, सिमिलर। और जैसे कि और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करते हैं, तो गवर्नर किसके एडवाइस पे काम करते हैं, स्टेट लेवल पे, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। तो जो काम वो सेंट्रल लेवल पे कर रहे हैं, वही काम स्टेट लेवल पे हो रहा है। अंडर आर्टिकल 164 गवर्नर ऑल्सो नीड टू अपॉइंट। गवर्नर क्या करते हैं, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बनाते हैं। किसके लिए, 4 स्टेट के लिए, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट लेवल पे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, एडवोकेट जनरल। वहीं सेंट्रल लेवल पे कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। स्टेट लेवल पे 4 एग्जीक्यूटिव होते हैं, वहीं सेंट्रल लेवल पे 5 एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल एग्जीक्यूटिव है। All the provisions with respect to advocate general are analogous to that of attorney general। आप पार्लियामेंट देख के आइए, फिर ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा पूरा। मैं कंपैरिजन करके बढ़ा रही हूँ। जो काम अटॉर्नी जनरल पर सेंट्रल लेवल पे करते हैं, वही एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल पे कर रहे हैं। जैसे कि अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है कि ही शुड बी क्वालिफाइड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, तो वो अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं। और अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है, प्रेसिडेंट को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल एडवाइस देना। अगर प्रेसिडेंट ने कोई उनसे एडवाइस मांगी तो वो बाउंड देने के लिए। इसी तरह जब एडवोकेट जनरल गवर्नर से एडवाइस मांगते हैं तो वो बाउंड होते हैं। और जब स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी राज्य की सरकार अपने एडवोकेट जनरल से कोई एडवाइस मांगते हैं, तो वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होती है कि वो उनको एडवाइस दें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेवल पे तीन लोग होते हैं, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और प्रेसिडेंट होते हैं। वहीं स्टेट लेवल पे क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं, विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है। अब जो विधान परिषद है वो मैंडेटरी नहीं है कि हर राज्य में हो। हमारे इंडिया में बाईकैमरलिज्म फॉलो होता है। मतलब कि सेंटर लेवल पे तो बाईकैमरलिज्म होता है कि राज्यसभा 2 हाउस होने चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा पे। लेकिन जो स्टेट लेवल पे ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं कि 2 हाउस होना ही चाहिए। अगर किसी राज्य को बनाना है, अपने स्टेट में विधान परिषद चाहिए, तो उसकी एक प्रोसेस होती है। अभी हम आगे समझेंगे वो कैसे होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, याद करो मेरे साथ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी और कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इन सिर्फ 6 स्टेट्स में विधान परिषद है। तो ये जब कहीं किसी स्टेट में विधान परिषद नहीं है तो 2 ऑर्गेनाइजेशन होगी, और अगर है तो 3 ऑर्गेनाइजेशन होगी। गवर्नर भी काउंट होते हैं। हाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर क्रिएटेड एंड एबॉलिश। अब मैंने अभी आपको बताया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर प्रोसेस करनी मतलब चाहिए किसी राज्य को, तो कैसे क्रिएट करेंगे, और एबॉलिश करना है तो उसका भी सेम ही प्रोसेस है। जैसे कि किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए है या उसको एबॉलिश करना है, किसी राज्य में है तो उसको एबॉलिश करना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप होगा कि एक रेजोल्यूशन पास होगा। कहाँ से, विधान सभा से, लेजिस्लेटिव असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास होगा विथ स्पेशल मेजॉरिटी। कौन सी मेजॉरिटी लगेगी, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। जितने भी विधानसभा में मेंबर्स हैं उसका 50% से ज़्यादा लोग, या तो जितने लोग आए हैं उसका 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, विच एवर इज़ हायर। तो ये चाहिए है, ये होती है स्पेशल मेजॉरिटी। इससे ये लोग रेजोल्यूशन पास करेंगे। अभी विधान परिषद बनी नहीं है। इसके बाद सेकेंड स्टेप होगी कि ये रेजोल्यूशन जाएगा कहाँ पे, पार्लियामेंट में जाएगा, लोकसभा में भी जाएगा और राज्यसभा में भी जाएगा।
दोनों हाउस इसको अप्रूव करेंगे बाय सिंपल मेजॉरिटी, मतलब लोकसभा भी इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगी और राज्यसभा भी इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगी। मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल मेजॉरिटी, आपको मैंने पूरा मेजॉरिटी कितनी टाइप की मेजॉरिटी होती है, कहाँ कहाँ पे कौन सी मेजॉरिटी होती है, मैंने सारा पढ़ाया हुआ है। आप इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी दिख जाएगा टॉपिक, आप वो देख लीजिए। रिजोल्यूशन हैज़ टू बी अप्रूव बाय द हाउस, बोथ द हाउस। इस तरह से जब सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट पास कर देगी तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाएगी, मतलब विधान परिषद बन जाएगी। अब ये बाउंड नहीं है कि अगर विधानसभा ने रिजोल्यूशन पास किया तो पार्लियामेंट पे ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है कि उनको बनाना ही पड़ेगा, उनकी मर्जी होती है। रीज़न फॉर क्रिएटिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब क्यों कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना चाहते हैं? हेल्प चेक हैस्टी लेजिस्लेशन, मतलब कि कुछ जल्दी बिल होते हैं जो वो विधानसभा से जल्दी पास होते हैं कि जिसकी सरकार है वो जल्दी पास कर देगी, तो कुछ हैस्टी लेजिस्लेशन को चेक करने में भी इसका एक अच्छा एक ये प्लस पॉइंट है। हेल्प नॉन इलेक्टेड मेंबर्स कंट्रीब्यूट टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं और इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं। नॉमिनेटेड गवर्नर करते हैं और बाकी सब करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, तो ये नॉन इलेक्टेड मेंबर्स भी इसमें आ सकते हैं। प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल सजेशंस, अब कुछ मतलब टीचर्स भी होते हैं तो और कुछ एमिनेंट पर्सन्स भी होते हैं तो वो वैल्यूएबल सजेशंस भी दे सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट की कुछ लोकल बॉडीज़ ने इनको इलेक्ट किया है, कुछ टीचर्स के द्वारा इलेक्ट किए हैं, कुछ ग्रेजुएट्स के द्वारा इलेक्ट किए हुए, तो हर जगह से मेंबर्स आ रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो एक अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। मिसयूज़ ऑफ काउंसिल, अब इसका मिसयूज़ कहाँ पे होता है कि जैसे कि कैन बी यूज टू डिले लेजिस्लेशन, वैसे तो 4 महीने के लिए ही सिर्फ विधान परिषद जो होती है कोई भी बिल को सिर्फ 4 महीने तक ही रोक सकते हैं, बट रोक नहीं सकती किसी बिल को, बट डिले ज़रूर कर सकती है, तो इस एक डिले करने में इसको मिसयूज़ किया जाता है। और पार्क लीडर हु आर नॉट एबल टू विन इलेक्शन, जो लोग हार जाते हैं, जो एमएलए नहीं बन पाते हैं, तो उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है या इलेक्टेड मेंबर्स। अभी देखेंगे कि कौन कौन कैसे विधान काउंसिल में कौन कौन क्या कंपोजिशन होता है कि कौन कौन आते हैं, क्या कौन कौन नॉमिनेट करता है, कौन कौन इलेक्ट करता है, तो एक वहाँ से भी कि सदस्य बन सकते हैं, एमपी बन सकते, मेंबर बन सकते, सॉरी एमपी नहीं मेंबर बन सकते हैं। स्ट्रेन स्टेट फाइनेंस, कि अगर विधान परिषद बनी है, विधान काउंसिल बनी है तो खर्चा भी आएगा, तो वो खर्चा किसके ऊपर जाएगा? ये जाएगा स्टेट के ऊपर। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का कंपोजिशन कैसे होता है? जैसे कि मैक्सिमम इसमें हो सकते हैं 500 प्लस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से एक मेंबर को नॉमिनेट किया जाता था गवर्नर द्वारा, जो कि अब नहीं है, अब ख़त्म कर दिया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। और मिनिमम 60 हो सकते हैं, मतलब किसी राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा में 60 to 500, मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500 मेंबर्स हो सकते किसी भी स्टेट में। बट कुछ स्टेट में एक्सेप्शन भी है कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, फॉर एग्जांपल सिक्किम में सिर्फ 6 लाख पॉपुलेशन है एज पर सेंसस 2011। तो इन 5 स्टेट्स में ज़रूरी नहीं है कि 60 या मोर देन 60 या 500 के बीच में हो, कम भी हो सकते हैं। नागालैंड में 60 हैं, सिक्किम में 32 सिर्फ मेंबर्स हैं विधानसभा में, विधानसभा को हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं। मिज़ोरम में 40 मेंबर्स हैं, अरुणाचल प्रदेश में 60 हैं, गोवा में 40 हैं, तो ये एक्सेप्शन भी है। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें जो कंपोजिशन होता है 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट का जो मेंबर है वो अलग अलग होंगे, क्यों? क्योंकि ये पॉपुलेशन पर डिपेंड कर रहा है। और कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मैक्सिमम 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि किसी स्टेट में विधानसभा में फॉर एग्जांपल नागालैंड में 60 हैं, तो इसका 1/3 किस में होंगे? विधान परिषद में होंगे।
सिक्किम में 32 हैं, तो इसके 1/3 कहाँ पे होंगे, विधान परिषद में होंगे। लेकिन इन यहाँ तो विधान परिषद है नहीं, ये एग्जाम्पल के लेके मैं समझा रही थी। और मिनिमम 40, मतलब 40 से कम नहीं होना चाहिए मेंबर्स, और मैक्सिमम मतलब कितना हो जाए, 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी मैंने सिक्किम का एग्जाम्पल दिया, अभी यहाँ तो 32 ही हैं, तो 40 तो विधान परिषद बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बोलेंगे कि कि कौन कौन नॉमिनेट करता है, कौन कौन इलेक्ट करता है। जो 1/6 जो मेंबर होते हैं ये नॉमिनेट किए जाते हैं, किसके द्वारा, गवर्नर इनको नॉमिनेट करते हैं, जिनको बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और स्पेशल नॉलेज है लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, कोऑपरेटिव मूवमेंट में एंड सोशल सर्विस में। इनको तो 1/6 ऑफ द मेंबर गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। इन 5 चीज़ों को देखा जाता है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है ये जब प्रेसिडेंट राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं तब ये कॉर्पोरेट मूवमेंट वहाँ पे नहीं देखा जाता, वहाँ पे सिर्फ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस देखा जाता है। तो एक ये डिफरेंस याद रखना। दूसरा कि जो लोकल बॉडीज़ होती हैं और जो मेंबर ऑफ एमएलए होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं 1/3 ऑफ मेंबर। 1/3 ऑफ members are nominated by local bodies मतलब municipalities, district board etc. और 1/3 of the members are elected by member of MLA। और 1/12 जो मेंबर होते हैं ये इलेक्ट किए जाते हैं बाय टीचर्स एंड और बाय ग्रेजुएट्स। मतलब पहले, अब ये 1952 में बना था। अब उस टाइम जो ग्रेजुएट करते थे वो बहुत बड़ी बात होती थी। तो इसी आज के ज़माने में ग्रेजुएशन तो हर किसी ने की हुई है, बट उस टाइम जब कोई ग्रेजुएशन करता तो ये बहुत बड़ी बात होती थी, इसलिए वहाँ पे लिखा है कि इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स, तो वो आज तक चला आ रहा है। तो 1/12 ऑफ मेंबर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में विधान परिषद 40 से कम नहीं होना चाहिए, तो मान लो कि 50 है, तो उस 50 का 1/3 इलेक्ट करेंगे 1/3 इलेक्ट करेंगे मेंबर ऑफ एमएलए मतलब मेंबर ऑफ विधानसभा मतलब एमएलए, और मेंबर बाय लोकल बॉडीज़ 1/3 लोकल बॉडीज़ करेंगी, 1/12 करेंगे टीचर्स, 1/12 करेंगे ग्रेजुएट्स, और 1/6 नॉमिनेट करेंगे गवर्नर। पैसेज ऑफ बिल। अब बिल पास होता है तो 3 तरह के बिल होते हैं। वैसे तो 3 ऑर्डिनरी बिल होता है, मनी बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं, इतने सारे बिल होते हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, वो सिर्फ पार्लियामेंट करती है, और इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात नहीं करेंगे, हम ऑर्डिनरी बिल की बात करेंगे और मनी बिल की बात करेंगे। पहले हम ऑर्डिनरी बिल देख लेते हैं कि कोई ऑर्डिनरी बिल है, पहले उसको इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया, लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब कि विधानसभा में उसको इंट्रोड्यूस किया और उसने पास किया, और फिर उसके बाद वो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। विधानसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, उसने पास कर दिया, फिर उसने ट्रांसमिट किया किसको, विधान परिषद को, और अब गवर्नर के पास असेंट के लिए जाना है, लेकिन गवर्नर के पास तब जाएगा जब विधान परिषद भी उसको साइन कर देगी। तो अगर विधान परिषद ने रिजेक्ट कर दिया बिल को, या सेंड द बिल विथ रिकमेंडेशन, और या विथ होल्ड फॉर 3 मंथ, 4 महीने के लिए रोक सकते हैं। तो पहले तो वो 3 महीने, क्योंकि कोई भी सेशन 3 महीने का ही होता है, तो 3 महीने तक, वहीं राज्यसभा 6 महीने तक रोक सकती है। तो जब विधानसभा ने उसको पास कर दिया, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल या तो उस बिल को पास कर देगी, गवर्नर के पास चला जाएगा। अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की और विधानसभा ने मान लिया, तब भी गवर्नर उसके पास चला जाएगा। और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो सजेशन दी और उन्होंने नहीं मानी नहीं मानी, तो फिर अभी 3 महीने तक उसको रोक सकते हैं, 3 महीने तक रोक सकते हैं। सेंड टू मतलब उन्हें नहीं मानी, तब भी वो बिल गवर्नर के पास चला जाएगा विद ओरिजिनल प्रोविजन, क्योंकि जो भी वो रिकमेंड करते हैं ज़रूरी नहीं है कि विधानसभा उसकी बात माने या नहीं माने। और या तो फिर टेक नो एक्शन फॉर 3 मंथ, की कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से 3 महीने बाद उस बिल को पास करेगी। उसके बाद सिर्फ उन्हें 1 महीना मिलेगा। अगर वो उन्होंने बिल पास कर दिया
तो ठीक है, अगर नहीं किया तो इट विल बी डीम टू बी पास, मतलब कि माना जाएगा कि वो बिल पास हो चुका है। उसके बाद गवर्नर उसको साइन कर देंगे। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, विधान परिषद, कॉज डिले इन पैसेज फॉर ऑफ बिल फॉर 4 मंथ्स, मतलब 4 महीने तक उस बिल को मैक्सिमम वो रोक सकते हैं। अब ये हो गई जैसे ऑर्डिनरी बिल है, यूनियन लेवल पे ये इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में भी कर सकते हैं, राज्यसभा में भी कर सकते हैं। उसके बाद उनके पास इक्वल पावर है कि पास करने की। अगर नहीं पास किया तो डेडलॉक हो सकता है, और डेडलॉक नहीं हो गया, बीमारी हो गई तो अब दवाई भी होगी, जॉइंट सेटिंग भी हो सकती है, और प्रेसिडेंट उस पर वीटो भी लगा सकते हैं। सस्पेंसिव वीटो भी लग सकता है, पॉकेट वीटो भी लग सकता है ऑर्डिनरी बिल पर। वहीं जब स्टेट लेवल पे बात आती है तो इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है विधानसभा में और विधान परिषद में भी। तो इंट्रोड्यूस किया, बट बोथ दी हाउस हैज़ अनइक्वल पावर। इसके पास अब अनइक्वल पावर है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 4 महीने के लिए रोक सकती है। यहाँ पे डेडलॉक हो जा रहा था तो जॉइंट सेटिंग हो जा रही थी, प्रेसिडेंट वीटो ये सब हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जब डेडलॉक हो गया तो देयर इज नो जॉइंट सेशन इन द स्टेट लेवल, तो जॉइंट सेशन नहीं होता है। फिर विधानसभा को सेम सेशन या नेक्स्ट सेशन में उसको 3 महीने तक रोका, उसके बाद 1 महीना मिलेगा, उसके बाद डीम टू बी पास, नो डेडलॉक, नो जॉइंट सेटिंग। इसीलिए क्या है, ऑर्डिनरी बिल की हैज़ अनइक्वल पावर फॉर विधानसभा एंड विधान परिषद। और अगर बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल से शुरू हुआ, कि मतलब कोई बिल विधान परिषद में ही शुरू हुआ, तो फिर उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेजा। अगर उन्होंने बिल को रिजेक्ट कर दिया तो वो बिल वहीं ख़त्म हो जाएगा। और अगर उन्होंने मॉडिफिकेशन किया और बिल पास कर दिया और तो भी गवर्नर के पास चला जाएगा। और मनी बिल के लिए सेम एज पार्लियामेंट, जैसा जो पावर राज्यसभा के पास 14 दिन होते हैं मनी बिल को पास करने के लिए, वहीं विधान परिषद के पास भी 14 दिन ही होते हैं मनी बिल को पास करने के लिए, तो हैव सेम पावर। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर सेम कहाँ पे है, कि मतलब ये दोनों किस चीज़ में सेम है। इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल, जब इंट्रोडक्शन करना है तो ये यहाँ पे इनकी इक्वल पावर है। अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस इन इशू बाय द गवर्नर, अगर कोई ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है, जब सेशन में विधानसभा या विधान परिषद ना हो स्टेट लेवल पे, और सेंट्रल लेवल पे लोकसभा ना हो या राज्यसभा सेशन में ना हो, तो ऑर्डिनेंस लाया जाता है। तो जब ऑर्डिनेंस आया तो जब उसको अप्रूव किया जाता है विधानसभा से, विधान परिषद से, तो दोनों के पास इक्वल पावर होती है। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, अब जो मिनिस्टर होते हैं वो जैसे लोकसभा में से भी हो सकते थे, राज्यसभा से भी हो सकते थे, वैसे ही जो मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर CM वो क्या बोलते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं और विधान परिषद से भी हो सकते हैं और विधान सभा से भी हो सकते हैं, दोनों से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिहार के जो CM हैं वो विधान परिषद के मेंबर हैं। कंसिडर ऑफ द रिपोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, CAG हैं, इनकी रिपोर्ट CAG स्टेट लेवल की रिपोर्ट स्टेट लेवल पे भी देखते हैं और सेंट्रल लेवल पे भी देखते हैं। तो कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट, इनके इस दोनों के पास इक्वल पावर है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की रिपोर्ट होगी तो देखने के लिए दोनों विधानसभा और विधान परिषद के पास दोनों के पास इक्वल पावर है। एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कुछ मतलब जुरिडिक्शन बढ़ानी है, एनलार्जमेंट करना है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने, तो इसके पास इन दोनों के पास इक्वल पावर है। अब जो विधान परिषद होती है, मुझे उसके बारे में आपसे बात करनी है। जैसे कि राज्यसभा और विधान परिषद में फ़र्क है। राज्यसभा जो होती है वो बिल को रोक सकती है, बट विधान परिषद क्या कर सकती है, बिल को सिर्फ 4 महीने ही रोक सकती है। लोकसभा और राज्यसभा इक्वल हैं, मतलब दोनों हाउस इक्वल हैं, और वहीं विधानसभा इज़ नॉट इक्वल टू विधान परिषद, विधानसभा परिषद की इक्वल नहीं होती है। राज्यसभा इज़ द सेकेंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि सेकेंड हाउस है, वो उससे छोटा नहीं है लोकसभा से, लेकिन विधान परिषद जो है वो इज़ द सेकेंडरी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। किसी भी स्टेट में विधान परिषद होने का
किसी भी स्टेट को प्रॉफिट नहीं हो सकता। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है तो वो हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन मांगता है, तो उसमें विधान परिषद के मेंबर्स की वो हाँ नहीं मांगता है। और राज्यसभा जो होती है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का पार्ट है, लेकिन जो विधान परिषद है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का पार्ट नहीं है। थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे लेक्चर को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।